फिरंगियों के शहर में जाकर देसी बहू ने खोला ढाबा। और गायत्री, लगता तेरी बेटी का खाना बन गया। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से। क्या बना रही है तेरी बेटी? क्या बनाएगी? देसी खाना बना रही है। मेरी बेटी को देसी खाना बहुत पसंद है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे घर के बच्चों को तो देसी खाना पसंद ही नहीं। आज मैं भी तेरी बेटी के हाथ का बना हुआ देसी खाना लेकर जाऊंगी, क्योंकि कुछ समय बाद तो इसकी शादी हो जाएगी। अभी इसके हाथ का खाना खा लेती हूँ जब तक ये है गाँव में। तभी हाथों में खाने की थाली लेकर आती राधिका। अरे विमला आंटी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? जब तक मैं गाँव में हूँ आप मेरे हाथ का देसी खाना खाइए। लीजिए, ये छोले पूरी, मूंग दाल का हलवा, पुलाव लेकर जाइए। शुक्रिया बेटी, ये दिन तो बाद में याद आएंगे जब तू ये घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। सच में कभी कभी तो दुख होता है कि छोटी सी उम्र में ही बेटी का रोका क्यों कर दिया। टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं कब ससुराल वालों के यहाँ से फोन आ जाए और बेटी विदा हो जाए। माँ प्लीज उदास मत होइए। और क्या, आजकल तो फोन का जमाना, एक देश से दूसरे देश में आराम से बात हो जाती है। दूसरी तरफ राधिका के ससुराल वाले जो विदेश में फिरंगियों के शहर में रहते हैं। सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कि अब विशाल की शादी के लिए लड़की ढूंढूं, कोई फॉरेन की लड़की। नाइस मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। एक मिनट माँ, फॉरेन की लड़की क्यों? मेरा तो रोका हो चुका है ना, और मैं तो आज भी उस लड़की से फोन पर बात करता हूँ और उसी से प्यार भी करता हूँ। फिर शादी किसी और से क्यों? हाँ शांति, जब हम गांव में रहते थे तभी माँ ने विशाल का रोका एक गांव की राधिका नाम की लड़की से करवा दिया था। फिर शादी भी उसी से होगी ना? नहीं जी, मैं नहीं चाहती कि इस घर में गांव की लड़की आए, क्योंकि अगर गांव की लड़की आएगी तो वो हर मोड़ पर हमारा इस फिरंगियों के शहर में इंसल्ट करवाएगी। बहू, भूलो मत कि तुम भी शादी करके सबसे पहले गांव ही गई थी। उसके बाद जब तरक्की हुई तब तुम इस फिरंगियों के शहर में रहने लगी, और तुम मेरे फैसले की अवहेलना कैसे कर सकती हो? मैं जबान की पक्की औरत हूँ और मैंने गायत्री को जुबान दे रखी है कि उसकी बेटी मेरे बेटे की बहू बनेगी। गायत्री को जुबान दे रखी है कि उसकी बेटी मेरे बेटे की बहू बनेगी। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। मैं भी फोन करके कह दूंगी उन्हें कि अब मुझे शादी करनी है अपने बेटे की, तो 4 से 5 महीने के अंदर सारी तैयारी कर ले। अब अगले ही दिन शांति गायत्री को फोन करके सारी चीज बताती है। जी धन्यवाद, मैं तो आपके ही जवाब का इंतजार कर रही थी। समय निकलता जा रहा था, अच्छा हुआ आपने मुझे फोन कर लिया। अब मैं 3 से 4 महीने के अंदर सारी तैयारी कर लूंगी और फिर आप मेरी बेटी को बहू बनाकर अपने फिरंगियों के शहर ले जाना। हाँ हाँ ठीक है, ले जाएंगे। अब ऐसे ही 3 से 4 महीने गुजरते हैं और शादी का दिन आता है, जहां राधिका के ससुराल वाले विदेश से एक गांव आते हैं। राधिका अपने पति के साथ शादी के मंडप पर बैठी हुई होती है। वहीं उसकी जेठानी नंद गांव के आसपास का माहौल देखकर और रिश्तेदारों के कपड़े देखकर, ओह माय गॉड, मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ ऐसी जगह पर रहती है। मुझे तो सफोकेशन हो रही है। एनवायरनमेंट भी कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं है और लोगों के आउटफिट्स कितने बोरिंग और ओल्ड हैं। हाँ भाभी, पता नहीं ये भैया की शादी कब खत्म होगी और हम कब अपने शहर जाएंगे। शनाया, ये तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ है और मानवी तुम्हारी भाभी हैं। तुम दोनों को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए उनके रिलेटिव्स या उनकी जगह के बारे में। अब कुछ ही घंटे बाद पूरी विधि विधान के साथ शादी संपन्न होती है और तारों की छांव में राधिका अपने पति के साथ गांव से फिरंगियों के शहर पहुंच जाती है। राधिका जैसे घर की दहलीज पर पांव रखती है, कौशल्या कुमकुम की थाल कलश जमीन पर सजाकर हाथों में आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। जी दादी सास। अरे दादी, ये क्या कर रही थी आप? पोती बिटिया, हमारी संस्कृति में बहू जब पहली बार अपने ससुराल आती है तो सबसे पहले कलश गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर ही घर के अंदर घुसती है। हाँ बेटी, दादी सही कह रही है। तुम 4 साल की उम्र में ही फिरंगियों के शहर में आ गई थी, इसीलिए तुम्हें इंडिया के बारे में कुछ ज्यादा खास नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, ये फालतू की नॉलेज तुम्हें लेने की जरूरत भी नहीं है मानवी। तुम विदेश में रहती हो, तुम यहाँ की नॉलेज लो। राधिका को अपनी जेठानी की ये बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि कहीं न कहीं शनाया भी किसी टाइम पर इंडिया में ही रहती थी, पर आज उसकी भाषा इंडिया के प्रति बहुत ज्यादा रूड थी। इसी तरह अगले दिन सुबह राधिका नहा धोकर पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है। रसोई काफी मॉडर्न एक्सपेंसिव होती है। राधिका खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रही होती है कि तभी रसोई में शांति आती है। बहू, हमारे लिए कुछ मत बना, हमारा खाना बाहर से आएगा। तभी रसोई में आती कौशल्या। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए मैं तो तेरे हाथ का ही खाना खाऊंगी। जी दादी सास। कौशल्या और शांति रसोई में चली जाती है, जिसके बाद माँ जी ने तो खाना खाने से मना ही कर दिया। अब दादी सास, ससुर जी, अपने हस्बैंड जेठ जेठानी जी, नंद के लिए कुछ देसी पकवान बना लेती हूँ, जैसे दाल मखनी, पूरी, छोले कचौरी, शाही पनीर, मटर पनीर, मिक्स वेज। राधिका कई तरह की सब्जियों को काटती है, धोती है, मिक्सी में मसाला पीसती है और फिर देसी खाना बनाने लगती है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर सभी खाना बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद राधिका खाने को डाइनिंग टेबल पर लगाती है। लेकिन डाइनिंग टेबल पर पहले से ही फिरंगियों वाला खाना जैसे सी फूड, सुशी, इटालिया, मैक्सिको डिश रखी होती है। अरे, मैंने इतना सब कुछ तो बनाया था, फिर ये सब लाने की क्या जरूरत थी? देवरानी जी, जरूरी तो नहीं है ना कि आपकी तरह हमें भी आपका ये देसी खाना पसंद आए। हम फिरंगियों के शहर में रहते हैं और हमें फिरंगियों वाला खाना खाना ही पसंद है। तभी कौशल्या कहती है, कोई बात नहीं बहू, तू इनको खाने दे उनके पसंद का खाना। मैं हूं ना, मैं खाऊंगी तेरा ये देसी खाना।
वैसे बहू खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माँ जी, थोड़ा सा ये देसी खाना तो मैं भी खाऊंगा। काफी समय हो गई गांव जैसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। पर जैसे सब देसी खाना खाते हैं एकदम से डोरबेल बजती है। दरवाजे पर कोई है, रुको मैं देख कर आता हूँ। विशाल दरवाजा खोलता है जहां दरवाजे के बाहर हैरी और एमिल खड़े होते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ आओ ना। सभी डाइनिंग टेबल के पास आते हैं और डाइनिंग टेबल पर देसी खाना देखकर हैरी कहता है, हे व्हाट इज दिस विशाल? हैरी, ये पूरी है इंडियन फूड, देसी खाना। ओह, देसी खाना, नाइस। वो भी खाना चाहूंगा, ये देसी खाना। अब राधिका अपना देसी खाना अपने पति के फिरंगी दोस्तों के लिए भी लगाती है। अब सारा परिवार एक साथ खाना खाना शुरू करता है। क्या खाना बनाया है बहू ने, आहा, मजा आ गया खाकर। हाँ बहू, खाना तो तुमने सच में बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, मुझे भी ये फिरंगियों का खाना छोड़कर तुम्हारा खाना बहुत अच्छा लगा राधिका। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे तो एक फूटी कौड़ी नहीं भा रहा अपनी देवरानी का ये देसी खाना। मैं तो अपना फिरंगियों वाला खाना ही खाऊंगी। राधिका भाभी, सबके मुंह से तारीफ सुनकर मेरा भी मन कर रहा है, थोड़ा सा खा लेती हूँ मैं भी। तभी वो शहरी फिरंगी भी राधिका के देसी खाने की तारीफ करते हुए कहते हैं, हाँ, ये खाना बहुत टेस्टी है। देख बहू, तेरा देसी खाना तो इन फिरंगियों को भी बहुत पसंद आ रहा है। वो तो आएगा ही दादी सास, देसी खाने की बात ही अलग है। अब सबको खाना खिलाने के बाद बर्तनों को धोकर राधिका अपने पति का लंच बॉक्स पैक कर रही होती है कि तभी ये देखकर विशाल, अरे राधिका, तुम्हें लंच बॉक्स पैक करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ बाहर की कंट्रीज में ऑफिस में खाना ऑफिस वाले ही प्रोवाइड कराते हैं, तो मेरा लंच तो मुझे वहीं मिल जाता है और भैया को भी। पर मैंने तो आपके टिफिन में देसी खाना पैक कर दिया। अरे जब बहू इतने प्यार से दे रही है तो खा ले। हाँ बेटा, खा लो, ऑफिस का खाना तो रोज ही खाते हो। हाँ ठीक है, लाइए राधिका जी। विशाल के जाने के बाद राधिका घर में झाड़ू पोछा, साफ सफाई, वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े धोना, ये सब काम शुरू करती है। और फिर दोपहर में राधिका सबके लिए रसोई में देसी पकवान जैसे चटपटी कढ़ी राजमा, कटहल के कोफ्ते, रोटी, चावल बनाती है और उसे डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी स्वाद ले लेकर खाना खाते हैं, वहीं शनाया चढ़कर। अरे देवरानी जी, माना आप गांव से हैं, आपको देसी खाना पसंद है, तो क्या हर टाइम आप देसी खाना ही बनाएंगी? अरे कुछ बाहर की कंट्रीज वाला खाना भी बनाया करो ना। पर मुझे वो सब बनाना नहीं आता है। हाँ तो नहीं आता है तो कोई बात नहीं बहू। और बड़ी बहू, तुम इतने सालों से शहर में रह रही हो, हमेशा से तो फिरंगियों वाला खाना ही खाया तुमने। अब कुछ देसी पौष्टिक मिल रहा है तो खा लो उसे भी। ओके दादी सास। दूसरी तरफ दोपहर के 2 बजे विशाल अपने फॉरेन फ्रेंड्स के साथ लंच टाइम पर जब अपना टिफिन खोलता है तो, विशाल, ये तुम आज खाने में क्या लाई हो? Maybe sometime is special in the lunchbox. Am I right, विशाल? हाँ तुमने सही कहा जैक, चलो अब खाना शुरू करो। अब जैसे विशाल का देसी खाना उसके फॉरेन के फ्रेंड्स खाते हैं तो वो अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। वाओ, ये खाना तो बहुत अमेजिंग है। हाँ थैंक यू लिली, ये खाना वैसे मेरी वाइफ ने बनाया है जो इंडिया से है, उसे देसी खाना कहते हैं। Wow, this देसी फूड is amazing. And अपनी वाइफ से कहना कि मुझे उनका खाना बहुत पसंद आया। ओके जैक। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब विशाल पूरी फैमिली के साथ राधिका को फॉरेन के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है। सभी लोग उस रेस्टोरेंट में इटालियन, मैक्सिको, चाइनीज, कोरियन, जापान जैसे एक्सपेंसिव फूड को ऑर्डर करते हैं और खाना एंजॉय करके खाते हैं। लेकिन राधिका से चॉपस्टिक नहीं संभाली जाती और खाना उसके ऊपर गिर जाता है। माफ करिएगा, मैं खा नहीं पा रही हूँ। ये सुन के विशाल अपने हाथों से चॉपस्टिक से खाना अपनी वाइफ को खिलाता है, जिसे देखकर घर के सीनियर्स बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन खाना खाते ही राधिका को खाने का टेस्ट बहुत अजीब लगता है। बहू, खाना कैसा लगा? हाँ हाँ बताओ बहू, देसी खाना खाने वाली हो तुम, तो बताओ फॉरेन का खाना कैसा है? इस 2 कौड़ी की औरत को पता भी होगा फॉरेन के खाने का टेस्ट। 1 मिनट माँ जी, मैं अभी आती हूँ। इन लोगों को तो खाना बनाना ही नहीं आता, इसमें ना मसाला बहुत ऊपर नीचे है। मैं अभी बावर्चियों को बता कर आती हूँ कि खाना कैसे बनाया जाता है। अब राधिका आओ न ताओ देखती है, सीधा उठकर शेफ रूम में चली जाती है जहाँ सभी लोग खाना बना रहे होते हैं। अरे आप लोग ये कैसा खाना बनाते हैं? इसमें नमक मिर्च का तो कुछ अता पता ही नहीं है, और इतने कठिन नाम क्यों रखे हैं आपने खानों के? Sorry, I cannot understand your point. By the way, why are you here? Security, security. अब सिक्योरिटी आकर राधिका को बाहर लाते हैं। देवरानी जी, आपका दिमाग खराब है क्या? 2 कौड़ी का देसी खाना बनाकर आप अपने आप को बहुत बड़ी शेफ समझती हैं। इतने बड़े रेस्टोरेंट में आपने हमारी बेइज्जती करा दी। भाभी 1 मिनट, आप ऐसे क्यों बोल रही हो छोटी भाभी को? उनका फर्स्ट टाइम है रेस्टोरेंट में। राधिका ऐसे नहीं करते, ये शहर फिरंगियों का शहर है, यहाँ पर ऐसा ही खाना मिलता है, आधा कच्चा आधा पक्का और नॉर्मली स्पाइसी। खैर चलो हम लोग अब घर चलते हैं। राधिका को लेकर सब लोग घर आ जाते हैं, लेकिन कार में बैठी राधिका को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसे कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अचानक शनाया और शांति के कुछ फीमेल फ्रेंड्स किटी पार्टी करने उनके घर पहुंच जाते हैं। अरे माँ जी, ये लोग अचानक से यहाँ? किटी पार्टी की डेट आ गई क्या? हाँ बहू, आ तो गई है, पर अब क्या करें, हमने तो खाने पीने का कुछ अरेंजमेंट ही नहीं किया है। माँ जी, आप लोग किटी पार्टी एंजॉय करें, खाने का मैं देख लेती हूँ। चुप करो तुम,
फिर अपना कुछ देसी ही बनाऊंगी। मुझे पता है, मैं नहीं चाहती कि इन फिरंगियों के सामने हमारी बेइज्जती हो। हेलो मिसेस शांति एंड शनाया, क्या गुजर गुजर कर रही हो शांति तुम अपनी बहू से? हम लोग यहाँ किटी पार्टी करने आए हैं और देख मैं लूशिया और अलीशा को भी लेकर आई हूँ। हाँ मैंने देखा लूशिया और अलीशा को। आइए ना आप लोग अंदर आइए। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। माँ जी खाने का क्या करें? माँ जी आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं संभाल लूंगी, आप अपनी किटी पार्टी संभालिए। ठीक है बहू, अगर हमारी इंसल्ट हुई ना देवरानी जी फिर देखना तुम। राधिका अपनी जेठानी की बातें सुनकर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है। इसके बाद शनाया और शांति किटी पार्टी करने लगती हैं। सभी लोग कार्ड खेलने लगते हैं। वहीं राधिका कई तरह के देसी पकवान, पूरी, छोले, शाही पनीर, मटर पनीर, दाल मखनी, चावल, रोटी जैसे अनेक डिशेस बनाने लगती हैं और फिर कुछ समय बाद डाइनिंग टेबल पर लाकर परोसती हैं। खाने की अच्छी खुशबू सूंघकर फॉरेन के अलीशा और लूसी, अरे वाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ठाणे से ही। सच में शांति तेरी बहू ने तो सारा ही देसी खाना बनाया। इस खाने को खाकर तो मुझे अपने गांव घर की याद आ गई। अब सभी लोग खाना खाकर राधिका को ढेर सारी तारीफ करके वहां से चले जाते हैं, जिससे शांति को बहुत खुशी मिलती है। देखा बड़ी बहू, तुम बहुत भला बुरा कह रही थी ना राधिका बहू को, पर सब बहू के खाने की तारीफ ही करके गए हैं। सच में माँ जी आपने ठीक कहा, छोटी बहू के हाथों में तो सचमुच अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। वैसे इस बहन जी का खाना तो आज मैंने भी खाया था। खाना सच में अच्छा था, पर मैं इसकी तारीफ नहीं करूंगी वरना सर चढ़ जाएगी। ऐसे कुछ महीने गुजरते हैं और अब घर की बड़ी बहू शनाया प्रेग्नेंट हो जाती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी रात को अचानक विशाल और दुर्गेश मुंह लटकाकर घर आते हैं। क्या हुआ, मेरे दोनों पोतों का मुंह क्यों लटका हुआ है? हाँ बेटा क्या हुआ, बोलिए ना जी, चुप क्यों है? माँ, मेरी और भैया की नौकरी चली गई, कंपनी में अब काम नहीं है, एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है। अभी तो काफी सेविंग्स है हमारे पास, पर अगर नौकरी नहीं मिली तो सेविंग से भी ज्यादा टाइम तक घर नहीं चल पाएगा। ओह गॉड, एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऊपर से आप लोगों की नौकरी चली गई। तभी राधिका हिचकिचाते हुए कहती है, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं अपना खुद का फिरंगियों के शहर में देसी खाने का ढाबा खोलूं। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, आप लोग तो ये जानते ही हैं, और यहाँ के लोगों को उन खानों का टेस्ट यूनिक लगेगा। इन लोगों ने कभी नहीं खाया देसी खाना। चुप करिए देवरानी जी, आप ये 2 कौड़ी का काम करके हमारी इंसल्ट मत करवाइए। अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती ना तो मैं एक अच्छी जॉब कर लेती। नहीं, राधिका ठीक कह रही है, और तुम प्रेग्नेंट हो, अभी तो और पैसों की जरूरत होगी, कल को हॉस्पिटल का भी खर्चा होगा, विदेश में सब काफी एक्सपेंसिव है। अब राधिका की बात सुनकर विशाल और दुर्गेश अपनी सेविंग्स के पैसे से एक फूड कोर्ट खोलते हैं। अगले दिन सुबह राधिका बड़ी बड़ी कढ़ाई में दाल, कड़ी, शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव, पूड़ियां बनाती है। 2 से 3 घंटे बाद सारा देसी खाना बनकर तैयार हो जाता है, जिसे लेकर राधिका फिरंगियों के शहर में बेचने निकलती है। दिस फूड स्मेल्स सो गुड, क्या मैं इसे टेस्ट कर सकती हूँ? या श्योर डियर राधिका, इसे तुम्हारी खाने की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है और इन्हें टेस्ट करना है, जल्दी से इनके लिए एक प्लेट खाना लगा दो। अब राधिका एक बड़ी सी प्लेट में चावल, रोटी और 3 से 4 कटोरी में कड़ी, राजमा, छोले, दाल विद सलाद डालकर उसे दे देती है। वाओ, अमेजिंग फूड, आई लव इट। अब जेनेलिया के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर कुछ और फिरंगी भी राधिका के फूड कार्ट के पास आते हैं और सभी लोग देसी खाना खरीद कर खाते हैं। पहले ही दिन राधिका की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। शाम को जब राधिका अपने पति के साथ घर आती है तो घर वाले भी ये जानकर बहुत खुश होते हैं और राधिका की हिम्मत थोड़ी और बढ़ती है। और अगले दिन राधिका और अलग तरह के देसी खाने को बनाकर अपने फूड कार्ट पर सजाकर बेचने निकल जाती है। आइए हमारे फूड कार्ट पर आइए और खाइए फिरंगियों के शहर में भी देसी खाना। राधिका की यह बात सुनकर फिरंगी शहर में रहने वाले कुछ इंडियन उसके फूड कार्ट पर आते हैं। अरे वाह, फिरंगियों के शहर में बहू का देसी ढाबा देखकर तो मन खुश हो गया। बहुत दिन हो गए कुछ देसी नहीं खाया बहू, एक प्लेट देसी खाना लगा दो। अब इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन राधिका के फूड कार्ट पर एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक आकर, हेलो मिस, तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी होता है। मैंने सुना है, क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में अपने हाथ से खाना बनाओगी? मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। श्योर सर, शी कैन मेक द फूड इन योर रेस्टोरेंट। अब अगले दिन राधिका बड़े रेस्टोरेंट में जाकर अपना देसी खाना बनाकर लोगों को खिलाने लगती है। कुछ महीनों में ही राधिका की आमदनी बहुत ज्यादा हो जाती है। तभी एक दिन राधिका घर वालों से, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैंने ढाबा भी खोला और किसी के अंडर भी काम किया, पर अब मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का फिरंगियों के शहर में एक देसी खाने का रेस्टोरेंट हो। राधिका, तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। और हाँ, तुम्हारी इस देसी खाने के ढाबे से इतनी अर्निंग हो रही है कि हम एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं और फिर हमारे थोड़े बहुत पहले के सेविंग्स के पैसे अब भी रखे हैं। अब घर के पुरुष मिलकर राधिका का एक रेस्टोरेंट खुलवाते हैं जिसमें राधिका देसी खाना लोगों को बनाकर खिलाती है और फिर घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी हमेशा के लिए स्टेबल हो जाती है। शनाया ये सब देखकर, सॉरी देवरानी जी, मैं तो खाना वाना बनाना गवारपंती समझती थी, पर आज मुझे एहसास हुआ कि कुकिंग स्किल से भी लोग अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। शुक्रिया जेठानी जी, वैसे आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको भी सब सिखा दूंगी। फिर मिलकर हम अपना फिरंगियों के शहर में देसी खाने का रेस्टोरेंट संभालेंगे। अब राधिका अपनी कमाई से अपनी जेठानी की एक अच्छी हॉस्पिटल में डिलीवरी भी करवाती है, जिससे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान भी आता है और अब घर वालों की जिंदगी भी खुशहाल तरीके से गुजरने लगती है।